मैं चुप नहीं रहती हूँ। अपने नेता के खिलाफ कुछ नहीं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से मैं देती हूँ। ना राहुल गिरे, ना राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में खुद 100 बार गिरे। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, गर्तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। दिल्ली का मुंह आपने 3 बार जला दिया, इस बार शरबत भी पिलाएंगे तो फूकेंगे नहीं, थूकेंगे। आप ये कह रही है ना, गठबंधन टूटे तो टूटे, लेकिन हम दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे। कह रहे हैं इस बार बीजेपी अगर दिल्ली जीत गई तो ऐसा लगेगा मोदी का जलवा फिर से लौट आया। से उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया है, चेहरे का तेज काफी कम हो गया है। पहले पसीना मल के चेहरा चमका लेते थे, मॉडी को ही वोट देना है, हम ही उद्धार करें और को न करे थे को। क्योंकि आपने पीएम को चोर कहा, ये तो तभी शुरू हुआ था ना, ये तो चौकीदार चोर है। क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है? क्या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस गलत था? केजरीवाल को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? -10। सुषमा स्वराज को 10 में से कितने नंबर? केजरीवाल ने मनमोहन सिंह से भी अन्याय किया। देश की मीडिया को 10 में से कितने नंबर दे? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? क्या मुस्लिम खतरे में है? राघव चड्ढा, चॉकलेट बॉय, संबित पात्रा। और न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होते ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं की यार हूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, और मैं शून्य पे सवार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता रागिनी नायक, जो इस बार दिल्ली के चुनावी मैदान में हैं, वजीरपुर सीट से जी। और आप इनके पहनावे से, फूल माला से और ये जो पार्टी का सिंबल पहना है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रचार में पूरी तरह से मग्न है, पर चेहरे पे थकान लग नहीं रही है। मानक, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ और आपका स्वागत भी करना चाहती हूँ कि आप हमारे घर आए, हमारी विधानसभा में आए और ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और देखिए, थकान का तो सवाल ही नहीं है। जब आपको ये दिख रहा हो कि जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी वजीरपुर में जीते, जनता चाहती है कि दोनों और जो कैंडिडेट्स, जो एक बीजेपी की जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो सिटिंग कॉरपोरेटर हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिटिंग 10 साल से विधायक हैं, उनकी आपस की नूरा कुश्ती जो केजरीवाल और मोदी जी की चलती रहती है, वही सेम रेप्लिकेशन हमारी विधानसभा में हो रहा है। तो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। और जब आप निकले, देखिए नेता को क्या चाहिए? भीड़, जनता। नहीं, देखिए, एक तो लोगों को भीड़ कहना बंद करना चाहिए। वो वोट नहीं है, भीड़ नहीं है, लोग हैं। लोगों का प्यार जब मिलता है, समर्थन मिलता है, कोई आपको यहाँ खींच रहा है, कोई वहाँ खींच रहा है, कोई माला पहना रहा है, तो मुझे लगता है जोश, जुनून और जज्बा दोगुना हो। और सब लोग कहते होंगे रागिनी जी, आपको तो टीवी पर देखते हैं, कांग्रेस का रुख बहुत मजे से, बढ़िया से रखती हैं आप, अब आप आई हैं तो यहाँ का भी उद्धार कर दीजिए। देखिए, मुझे ना डुअल एडवांटेज है चुनाव लड़ने में। एक जो आपने कहा, और उस वक्त मैं करीब अब 11 साल हो गए मुझे कांग्रेस पार्टी का चेहरा और आवाज़ बनते हुए, गांधी नेहरू की विचारधारा लोगों के बीच में रखते हुए। तो मैं जाती हूँ, जो विरोधी दल के भी लोग हैं, मान लीजिए कोई आम आदमी पार्टी का है या भाजपा का भी है, वो डिबेटिंग स्टाइल, स्किल, शैली को ज़रूर पसंद करता है। और इस बार मुझे इस विधानसभा में बहुत लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया पर हम रागिनी नायक को वोट देंगे, आप बात बहुत अच्छी करती हैं। तो वो जो कहते हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, उसका फायदा होता है। लेकिन आपके सामने तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं दोनों। एक सिटिंग एमएलए हैं 10 साल से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, टीवी पर अक्सर वो आते भी हैं, आजकल भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद सिटिंग काउंसलर। मैं एक बात और जोड़ूंगी, मैंने डुअल एडवांटेज कहा। यहाँ सत्यवती कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज भी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, वो एक्सक्लूसिव एडवांटेज है। जो आप कह रहे हैं ना कि एक और प्रवक्ता रहे, 40 साल के एज ग्रुप वाले मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी में आपको वोट किया है। तो वो 20 साल, मुझे इस बार 20 साल हो जाएंगे डूसू प्रेसिडेंट बने हुए। और सत्यवती में जो पढ़ते हैं, आसपास कहीं रहते हैं, सारा इलाका यही है। लक्ष्मीबाई में मैंने 3 साल खुद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है। तो मैं यहाँ पर शक्तिनगर एक्सटेंशन, हमारे जो क्षेत्र का एक हिस्सा है, मैं वहाँ प्रचार के लिए डोर टू डोर गई तो एक साहब निकल कर आए और उन्होंने कहा, आपने तो मेरी बेटी को पढ़ाया है। एक भाई मुझे मिला, उसने कहा कि आप तो किरोड़ीमल कॉलेज में इंफॉर्मेशन सेंटर लगाती थी, मेरा और मेरे भाई का फॉर्म आपने भरवाया है। तो जो मेरी माँ कहती थी ना, पढ़ाई और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। 2013 में भी लड़ी है ना आप? मैं 2013, दूसरा इलेक्शन है आप? ये मेरा दूसरा। पिछली बार क्यों हार गए थे? देखिए, एक तो पिछली बार हम ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि सुगबुगाहट जो अंडर करंट है वो आम आदमी पार्टी का है। इनफैक्ट आप देखिए कि मुझे अच्छे से याद है, केजरीवाल जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनसे 1-2 मीडिया चैनल्स ने पूछा कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नाम बताइए।
वो 10-12 से ज़्यादा नहीं बता पाए, पर उस वक्त जनता ने बहुत विश्वास किया। वो जो उन्होंने क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, ये नहीं लूँगा जी, वो नहीं लूँगा जी, बड़ा घर नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, लोगों ने विश्वास किया। पर जब विश्वास पे घात होता है ना, तो बड़ा ही उल्टा रिस्पॉन्स होता है। जो हवा 2013, फिर 2015, 2020 में थी, वो 25 में बिल्कुल अब उलट बांसी हो रही है। अब लोग कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिल्ली का मुंह आपने 3 बार जला दिया, इस बार शरबत भी पिलाएंगे तो फूकेंगे नहीं, थूकेंगे। लेकिन कांग्रेस के बारे में तो कहते हैं दुविधा में है, उसको पता ही नहीं है कि उसका असली दुश्मन कौन है, मोदी जी से लड़ना है या केजरीवाल जी से लड़ना है। इसी दुविधा में पसोपेश में आप फंसे रह जाते हैं। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। आप, वो कहते हैं यू स्क्रैच ऑन द सर्फेस टू सी व्हाट लाइज बीनीथ, और पर आप कभी ना, देयर इज टू मच रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। इस बार कांग्रेस ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की और ऐतिहासिक रूप से इतनी जल्दी 21 कैंडिडेट्स अनाउंस किए। हमें करीब 1.5 महीना हो गया चुनाव लड़ते हुए। हमारे 13 दिसंबर को टिकट अनाउंस हुई थी 21 लोगों की, और दिल्ली में तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि संदीप जी ने जो एक ये बड़ा बीड़ा उठाया केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ने का, उससे शीला दीक्षित जी के नैरेटिव की एक बार फिर मेन स्ट्रीमिंग हुई है। तो आप कहीं भी जाइए इस बार सब शीला जी का नाम ले रहे हैं, शीला जी 15 साल। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे किसी प्रचार के दौरान एक आदमी ने कहा कि शीला जी जब 15 साल मुख्यमंत्री थी मानक, तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने कभी, हमने तो एलजी का नाम नहीं सुना, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेट्रो नहीं बन सकती क्योंकि बीजेपी की सरकार है, या इतना बड़ा सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन, आज तो दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, उन्होंने तब सोच लिया था कि लेड एमिशन वाले व्हीकल्स बंद करने। इतना बड़ा सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बीजेपी की सरकार थी। यहाँ हमारे यहाँ इतना बड़ा दीप चंद बंधु अस्पताल बन गया, तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, फ्लाईओवर, फुटओवर, और सबसे इम्पॉर्टेंट 2011 में दिल्ली का 33% ग्रीन कवर था, जो आज 11% से भी कम है। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि दिल्ली इज़ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी और गार्बेज कैपिटल है। जो पेड़ हमने लगाए, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी वाले मिलके उन्हें पानी भी नहीं दे पाए। इससे ज़्यादा निकम्मापन क्या होगा? आप उनको भ्रष्ट, निकम्मा, झूठा, यू टर्न मास्टर सब कुछ बोलते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ अलायंस भी करते हैं, और सबको पता है इस इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस में आप उनके साथ ही होंगे। देखिए, इंडिया अलायंस मानक हमने कितनी बार कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए हुआ। एक और बात बताती हूँ, और आपने कभी भी, आप क्या मतलब, किसी चैनल ने इसको, यू हैवंट सीन द फ्लिप साइड ऑफ इट, कि ये कांग्रेस पार्टी की नैतिकता भी तो है कि अगर हमें ये लगा कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, ठगी हो रही है, छल हो रहा है, कि दिल्ली में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सीवेज, सड़क, पानी, लाइट, महंगाई, 476 नौकरी आप 10 साल में देंगे। तो अगर हमने एक मॉरल हाई ग्राउंड पर ये गठबंधन तोड़ा और ये कहा कि नहीं, अगर हमारे गठबंधन का साथी भी गलत काम करेगा जनता के तो साथ, हम चुप नहीं रहेंगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे। मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ। 2005 में मैं डूसू अध्यक्ष थी और शीला जी चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की। उस साल मेट्रो चली थी, आपको याद होगा। तो मैं गई शीला जी के पास, मैंने कहा कि मैडम, ये तो आप जैसा बस पास 12.5 रुपये का मिलता था, आपको भी याद होगा, आप दयाल सिंह कॉलेज पास आउट हैं। तो मैंने कहा जैसे बस पास है, उसको थोड़ा दाम बढ़ा के 50 रुपये या कुछ का मंथली पास मेट्रो का स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, बहुत डिमांड है। तो शीला जी ने मुझे कहा कि रागिनी, अगर डिमांड है स्टूडेंट्स की, तुम स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे खिलाफ प्रदर्शन करो, अपनी सरकार के खिलाफ करो, पर मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मेट्रो पहले दिन से लॉस में चली गई, एक पास देंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे, तो आज जो दिल्ली की लाइफलाइन है वो शायद कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तो शी वॉज अ वुमन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, येट अ वेरी पैशनेट हार्ट, वेरी कंपैशनेट हार्ट ऑल्सो। तो ये गुण चाहिए था। और यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। केजरीवाल से पूछिए तो कहेंगे मोदी के पास जाइए, मोदी से पूछिए वो कहेंगे अतिशी के पास जाइए, अतिशी से पूछिए वो कहेंगे एलजी के पास जाइए, और ये जो प्रकरण है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, आपने जो आर्गुमेंट दिया है ना, इस तरह हमने इसे कभी देखा ही नहीं। हाँ, कि एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे अलायंस को दांव पर लगा दिया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो कि आपकी ही एलआई है, उसके खिलाफ आपने दम लगाकर चुनाव लड़ा। आप ये कह रही है ना, गठबंधन टूटे तो टूटे, लेकिन हम दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे। पहली बात तो मुझे ये लगती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना होने से, या हरियाणा में ना होने से,
या तमाम ऐसे प्रदेश जहां पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा लोहा लेते हैं और केजरीवाल जी उतर जाते हैं हमारे वोट काटने और भाजपा को जिताने के लिए, इन प्रकरणों से पूरे गठबंधन को हम स्टेक पर नहीं रख रहे हैं। गठबंधन के साथियों की अपनी समझ है और हर राजनीतिक दल, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने प्रदेश के समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं प्रदेश में। पर देश की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई और तीसरा ऑल्टरनेटिव जो कि एक पैन इंडिया कवर देता हो, वो कोई है ही नहीं। तो ये इतना सरल अंक गणित नहीं है। और आप देखिए, अंक गणित पॉलिटिक्स में नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है। तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। किसके साथ? सबके साथ। प्रदेश में भले ही एक अलायंस हो ना हो, हमने कभी नहीं कहा कि इंडिया अलायंस प्रदेश के स्तर पर होगा, हर जगह होगा। जहां हो सके वहां बहुत अच्छा है, जहां नहीं होगा वहां हम अलग लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मेरी तो अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई, मुझे इतने अच्छे कांग्रेस के नेताओं, आदर्शवादी नेताओं से सीखने को मिला, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, ऑस्कर फर्नांडिस जी हो, मुकुल वासनिक जी हो या शीला दीक्षित जी स्वयं हो, जो कहती हैं कि आप अपने लोगों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाइए। तो हम ऐसे गठबंधन के साथी के खिलाफ तो आवाज उठा ही सकते हैं। लेकिन ऐसा इसने दिल्ली को 10 साल में 20 साल पीछे कर दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुविधा में आवाज उठा रहे हैं, कभी उठाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी बोलते हैं देशद्रोही हैं केजरीवाल, फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी की एक सभा होती है, 3 सभा कैंसिल हो जाती है, और आखिरी के कुछ दिनों में आपके बड़े नेता उतर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी समझते हैं अगर ज्यादा जोर लगाया कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए, कुछ वोट कट गए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है क्लोज, कहीं बीजेपी सरकार में आ गई तो। देखिए, वर्षों तक दिल्ली में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये आप क्यों मान रहे हैं कि हमारे लड़ने से इसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा? मैं तो ये कह रही हूँ कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, 70 सीटों पर लड़ रहे हैं। और आप ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तब उन्होंने क्या ये कभी सोचा था कि पूर्ण बहुमत की 2 सरकार बनाएंगे? जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और केजरीवाल लड़े, शीला जी को हरा पाएंगे, ये किसी ने सोचा था? कांग्रेस पार्टी की जब 44 सीटें आई और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा चल रहा था, तब किसने सोचा था कि इतने तमाम कद्दावर नेताओं के जाने के बाद भी हम 100 सीटों पर खड़े होंगे आज, दोनों पैरों पर बुलंदी के साथ? तो जनता को जनार्दन की उपमा इसलिए दी जाती है मानक, क्योंकि भगवान जिस तरीके से, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वोट की चोट में भी आवाज़ नहीं होती। आप मानो इस बात को कि दिल्ली में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। कितनी सीटें कांग्रेस को आएंगी? आपका क्या दावा है? मुझे लगता है कि हमारा पूर्ण बहुमत आएगा। चूंकि मैं अपनी विधानसभा में सीमित हूं और मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं आपको सीट का आंकड़ा या नंबर नहीं बता सकती, पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप कह रहे राहुल गांधी जी, सबसे पहला चुनावी 21 कैंडिडेट्स की सीट डिक्लेयर होते ही सीलमपुर में सबसे पहली रैली हुई राहुल गांधी जी की। उसके बाद वो बेलगावी भी नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। आते से ही उन्होंने गोल मार्केट में गए, शाम को ओखला में मीटिंग की, कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग है, और कल से प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। हमारे क्षेत्र में भी सौभाग्यवश उनका रोड शो अप्रूव हुआ है। तो ऐसा आप माने कि हमें टिकट देकर छोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब केजरीवाल जी कहते हैं कि ये लोग मुझे भ्रष्टाचारी बताते हैं, कायर बोलते हैं, सबसे बड़े कायर तो ये हैं। कहते हैं बताइए वाड्रा जी को क्लीन चिट किसने मिली, नेशनल हेराल्ड वाले केस में आप लोग बाहर हैं, इसका मतलब ये लड़ाई तो अब गंदी हो गई है। कुछ जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का 55 घंटे इंटेरोगेशन किया ईडी ने, और जिस हिसाब से अपना पूरा तंत्र, अपना पूरा महकमा और करोड़ों रुपए सिर्फ राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए संघ और भाजपा ने लगाए हैं, अगर उनके दामन पर एक इतना सा लेश मात्र छोटा सा छींटा भी मिलता, तो आपको लगता है राहुल गांधी जी को ये लोग छोड़ने वाले थे? और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, आप रॉबर्ट वाड्रा ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड ये किया, वो किया तो कानूनी रूप से कार्रवाई आप क्यों नहीं कर पा रहे? केजरीवाल जी क्यों मुंह उठा रहे हैं ये मुद्दा? केजरीवाल जी इसलिए मुंह उठा रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जो सेंधमारी कांग्रेस के वोट में उन्होंने की थी, वो सारा वोट वापस कांग्रेस के पास जा रहा है और वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और आप सुनिए, सबसे पहली प्रेस वार्ता जो आतिशी जी की हुई इस चुनाव में, वो कांग्रेस के खिलाफ हुई। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। मतलब एक आदमी, एक नेता पूरे देश में जो मोहन भागवत की आंखों में आंखें डाल के चुनौती देने का काम कर रहा है, जो हाथरस में दलित बेटी के लिए खड़ा रहा, जो शाहीन बाग गया,
जो किसानों के लिए संसद में ट्रैक्टर चला कर आया, जिसने भूमि अधिग्रहण का पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया, जो मणिपुर गया, उसके लिए आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और ये खुद जो मैंने आपसे कहा कि अन्ना आंदोलन में आरएसएस जो ये खिलाते थे हलवा पूड़ी और पूरी फंडिंग करते थे, जो ये खुद मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस का वोट काटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तमाम उन प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं जहां हमारी सीधी टक्कर है, इनको हम आरएसएस का छोटा पैकेट या छोटा रिचार्ज ना कहें। आप देखिए केजरीवाल जी का तो ऐसा है कि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, उसका क्या कह सकते हैं आप। एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, एक मंत्री मुझे बताइए जिसका बच्चा उस एजुकेशन मॉडल के तहत सरकारी बच्चों की कसम की बात करते हैं। आपने भी तो यू टर्न लिया कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर बार बार। पहले उनके खिलाफ चुनाव लड़े, फिर उनको सीएम बना दिया, फिर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर अलायंस कर लेते हैं, फिर अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, फिर इंडिया अलायंस में साथ आ जाएंगे। अच्छा, आपने इतने सारे आरोप लगा दिए। बिल्कुल यू टर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। हमने सबसे पहले जब चुनाव लड़ा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो कोई अपेक्षा नहीं थी कि इनकी सीटें आएंगी नहीं आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त बाहर रखना दिल्ली की सियासत से 25 साल से सांप्रदायिक नैरेटिव दिल्ली में चलाने की कोशिश है। और 25 साल से दिल्ली की जनता ने कहा कि हमें भाईचारे की नींव पर विकास चाहिए, हम आपका सांप्रदायिक नैरेटिव नहीं चाहते। इनका भी वनवास अभी लंबा होने वाला है। हमने साथ दिया, लेकिन उसके बाद से आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करिए, असेंबली में तो अलग ही लड़ते हैं। एक बार अगर उन्होंने शहादत का नाटक किया, हमने कहा लोकपाल, हम सरकार में आपके साथ हैं, लोकपाल बनवाइए, जिसके ऊपर अन्ना आंदोलन हुआ। ये इनकी तो भ्रष्टाचार की लिस्ट वहां से शुरू हो जाती। लोकपाल नहीं बना, हमने कहा हम सरकार में साथ नहीं देंगे। इन्हें समझ आ गया कि हम साथ नहीं देंगे, तो ये शहादत का नाटक करके और टाटा बाय बाय करके वाराणसी में चुनाव लड़ने चले गए। वो आपको याद नहीं रहा? ये तो प्रधानमंत्री तब बनना चाहते थे। दिल्ली से थोड़ी इनको कोई दोबारा तो सपोर्ट नहीं कर देंगे आप इनको? दोबारा अगर जरूरत पड़ गई तो दोबारा ये आप उनसे पूछिएगा कि वो हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं। वैसे मुझे लगता है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, ना भाजपा की आ रही है, ना आम आदमी पार्टी की आ रही है। अब दोबारा किसी की सरकार नहीं आ रही है, इस बार कांग्रेस। और देखिए एक चीज ना, ये जो आप भी कह रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं होता। सब लोग, आपका भी यही सवाल है कि भाई आप तो 2 बार से शून्य पे रहे, सिफर रहा, हारते रहे, क्या है क्या नहीं है। तो वही आप देखिए, लहर जब चलती है ना, तो किसी को भी राजा को रंग और रंग को राजा बनाती है। और मैंने एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी, मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शक ये सुने, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेखौफ बेमिसाल हूँ, मैं मुश्किलों से क्यों डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, हार जीत से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रही हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, और न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होते ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं की यार हूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, और मैं शून्य पे सवार हूँ। क्या बात है। हम शून्य पे सवार हैं, और शून्य ना हो तो 10 नहीं बनता, 100 नहीं बनता, 1000 नहीं बनता, लाख नहीं बनता, 10 लाख नहीं बनता। ये शून्य को आप इतना कम करके मत आंकिए। लेकिन मान लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा महाराष्ट्र हरियाणा जीतकर देश की राजनीति वही 2024 लोकसभा से पहले वाले दौर में चली गई है। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी अगर दिल्ली जीत गई तो ऐसा लगेगा मोदी का जलवा फिर से लौट आया, और यही आपको डर सता रहा है। देखिए ये बड़ी उलटबांसी है। मोदी जी कहीं भी चेहरा बन के तो अब प्रचार कर नहीं रहे हैं। जब से कांग्रेस की 99 सीटें आ गई, 99 के फेर में वो फंसे हुए दिख गए। जब से उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया है, चेहरे का तेज काफ़ी कम हो गया है। पहले पसीना मल के चेहरा चमका लेते थे, आजकल चमक नहीं रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है तो बोल नहीं पाते, कई मिनट खड़े रह जाते हैं। बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, मानिए इस बात को। तो अगर मोदी जी चेहरा है और भाजपा जीते तो आप बोलिए कि मोदी जी के का प्रभाव चल रहा है, लेकिन कहाँ मोदी जी कहाँ चेहरा है? क्या मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बीजेपी तो लड़ रही है, सब जगह मोदी जी दिख रहे हैं। फूल 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 मोदी जी को बचा कर लड़ रहे हैं। मोदी जी चेहरा उस दिन बन जाते हैं जिस दिन चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में आता है। तो ये मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू नहीं हो सकता। गार्लिंड्स एंड ब्रिकबैट्स कम टुगेदर इन पॉलिटिक्स। तो चेहरा तो आपने भी नहीं दिया। केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, बताइए नहीं, पर हम सीएम का चेहरा बताइए। हम तो किसी भी प्रदेश में मानक जहां हमारा मुख्यमंत्री सिटिंग नहीं है, हम कभी चेहरा नहीं देते। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जो विधायक मंडल तय करेगा वो सीएम बनेगा। लेकिन आप मानिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, जो पिछली बार जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5 के आसपास था दिल्ली में, तब भी वो करीब करीब 30,000 वोट लेकर आए थे। वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। संदीप दीक्षित जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं।
अलका लांबा जी चुनाव लड़ रही हैं, मैं खुद चुनाव लड़ रही हूँ, तो कांग्रेस ने अपने बड़े नाम लड़वाए हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री की दावेदारी यहीं तक सीमित है। अनिल चौधरी जी लड़ रहे हैं, अभिषेक दत्त लड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दिल्ली की सियासत में, जिन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व भी किया और बड़ी मुस्तैदी से बढ़ाया वोट शेयर। कॉरपोरेशन में हमारा वोट शेयर बढ़ा। अजय माकन जी स्वयं हैं, उनकी भी मुझे लगता है कि मौजूदगी आप देख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किस तरीके से इनके घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो तमाम नेता जुटे हुए हैं चुनाव में। अब घोटाले पे आ जाइए फिर। आप इतने सारे घोटालों के आरोप लगा चुके, सबूत किसी भी घोटाले का नहीं है। शराब घोटाला छोड़ दीजिए बस, क्योंकि वो तो कोर्ट में है मामला। उसके अलावा कौन से घोटाले का सबूत दिया आपने अभी तक? क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, कहीं कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप है। देखिए, जब कोई आरोप लगाया जाता है तो उस पर दो तरह से कार्रवाई होती है। एक होती है कानूनी कार्रवाई, जो सबूत, अदालत, मुंसिफ, वकील, वो एक अलग प्रोसेस है। और एक हम जनता के दरबार में भी लड़ाई लड़ते हैं, एक परसेप्शन की भी बैटल है। अब मुझे बताइए कि ये जो कट्टर ईमानदार और शीला जी को बेईमान घोषित करके हर ऑटो पे इन्होंने फोटो लगाई थी, जो इन्होंने कहा था कि हम 400 फाइलें निकालेंगे, वो शीला दीक्षित, उनका पूरा परिवार जेल में अंदर जाएगा, क्या सबूत निकल कर आया? फिर मैं वही कहती हूँ, नेशनल हेरल्ड, राहुल गांधी जी का इंटेरोगेशन, सोनिया जी का इंटेरोगेशन, रॉबर्ट वाड्रा जी का इंटेरोगेशन, क्या निकल कर आया? किसके पास सबूत हैं? पर मुझे एक बात बताइए, जब हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल जी को, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को गलत तरीके से सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला के चलते एन चुनाव से पहले अंदर किया गया, जैसे एक और आपको शायद याद ना हो, वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, उनकी बेटी की शादी के दिन ईडी का छापा पड़वाया था। तो ये इस तरीके का काम मोदी जी करते हैं, उनके स्वभाव में है। तो हमने उसका विरोध किया। आपको याद होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में साथ में बैठकर हमने रैली भी की, पर हमने ये कभी नहीं कहा कि अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच तो ऐसा है कि हमारे नेता पर अगर आरोप लगा, चाहे वो कलमाड़ी हो, कोई भी नेता हो, या हमने उनसे इस्तीफा लिया है, अगर मोदी जी के लिए अपशब्द मणिशंकर अय्यर जी ने कहे तो तुरंत उन्हें बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया। हम हमेशा न्याय संगत, न्याय और तर्क संगत बात करते हैं और वो जनता को समझ तो केजरीवाल जी ने भी दिया इस्तीफा, तो वो कह रहे हैं मैंने भी तो कुर्सी छोड़ दी। हाँ, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ना दफ्तर जा सकते हैं जब तक ये केस समाप्त नहीं होता, ना वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। ही कैन नॉट होल्ड एनी पोर्टफोलियो। इसीलिए तो आतिशी जी को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और एक बात और बोल दूं, और आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुना होगा, अपने मुंह से वो ऐसे प्रदेश में जहां सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हों, जिस महिला को मुख्यमंत्री बनाया उसे कह रहे हैं वो टीसीएम है, टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। आज उनका नारा क्या है? फिर लाएंगे केजरीवाल। आतिशी कहाँ है नैरेटिव में? वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं बनूंगा सीएम। नहीं बन सकते ना, वो सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बदल जाएंगे। चुनाव शपथ लेने से थोड़े रोकता है सुप्रीम। शपथ ले लेंगे, साइन नहीं करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया मुझे मैंडेट मिला है, हटाइए शर्तें। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा ये आज आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है जो आज लागू हो रहा है, वो ये है कि सीएम नहीं बन सकते केजरीवाल। ठीक है, आप मोदी जी के बारे में कह रही थी अभी 99 पर जब से कांग्रेस आई है उनके चेहरे का रंग उतर गया। लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं वो, लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं और सरकार ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही है। तभी तो मैंने कहा 2024 इलेक्शन से पहले वाले दौर में राजनीति चली गई है। जो नेता कंट्रोल फ्रीक होते हैं ना, जो अधिनायकवादी होते हैं, जिनको अंगूठा छाप नहीं कह रही हूँ, अंगूठा टेक राजनीति करनी होती है कि मेरी मुर्गी की 1.5 टांग तो 1.5 टांग, माय वे और द हाईवे, वो गठबंधन की सरकार ऐसे चलाते हैं कि 10 चीज़ें अनाउंस करने के बाद वापस लेना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण जातिगत जनगणना, जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ कभी नहीं चाहते। क्या नारा है उनका? बटोगे तो कटोगे, है कि नहीं? पर लेकिन 1/3 हैं। अब जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी लिए हुए हैं, तो अब बोलना पड़ रहा है मजबूरी में कि नहीं हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। तो मोदी जी की भी अपनी मजबूरियां हैं। जो पूर्ण बहुमत की सरकार चलती है, जैसे छाती ठोक के नहीं चलेगी, वैसे चले ना चले, निर्णय वैसे नहीं हो सकते। जो 400 के नारा देकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वो आज जाकर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये बदल गया अब मौसम। तब नाथूराम गोडसे की जय जयकार के नारे लगते थे, अब पर महाराष्ट्र हरियाणा जीत गए वो। महाराष्ट्र में देखिए क्या बहुमत आया है, हरियाणा भी आराम से जीत गए। यानी ऐसा लग रहा है बीजेपी में लोगों का भरोसा तो है।
अब देखिए भरोसा है कि नहीं है उसके भी कई समीकरण और कारण थे, हमने कई गिनवाए, लेकिन आज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ईवीएम पर अभी कुछ है आपका स्टैंड दिल्ली में या नहीं है? मैंने देखिए अरविंद केजरीवाल से भी पूछा था इस बारे में, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ होती है लेकिन सिर्फ 10% तक होती है, अच्छा, और दिल्ली में इतना एक तरफा चुनाव होता है कि वो 10% की जो गड़बड़ी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। देखिए मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के सामने जो कांग्रेस पार्टी ने तमाम मुद्दे रखे और हरियाणा के चुनाव के बाद ईवीएम कितनी चार्ज है और कई की बैटरी ज़्यादा है, किसी की कम है, जहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमारे, ऐसे करके कई समीकरण थे, उनका ठीक से जवाब नहीं आया। अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि क्यों ईवीएम से ज़्यादा क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, एक वो भी मुद्दा होना चाहिए। ईवीएम पे सुई अटक जाती है आगे। 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं संगम में, क्योंकि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है। तो इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग और मोदी जी की टाइमिंग आपको हमेशा एक दूसरे से पैरेलल जाती हुई, एक दूसरे के साथ जाती हुई दिखेगी। अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए चलिए है आपकी सेटिंग एक दूसरे से है, आप ऐसा करते हैं, हर बार जब वोटिंग होती है आप कुछ एक नया धर्म से संबंधित कोई काम ऐसा करते हैं कि फोकस आप पे रहे और उससे वोट पर प्रभाव पड़े। लेकिन बड़ा सवाल आज ये है कि कुंभ में कल जो भगदड़ मची और जो औपचारिक आंकड़ा आ रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। करीब 100-150 लोग वहाँ मरे, जान गई, कईयों की लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, कई परिवार वाले मिल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इस असमंजस की स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख से पहले जाकर डुबकी भी लगा लेते और वहाँ जाके प्रयागराज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होकर जनता के आंसू पोंछते? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें 56 इंच के सीने का बहुत फक्र है, पर वो ये कभी नहीं कहते कि उस सीने में एक जनता के लिए धड़कता हुआ दिल भी है। वो दिखाई नहीं देता मानक, और ये संवेदन शून्यता देश में नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन की लड़ाई और डिबेट की लड़ाई में कितना अंतर है, फर्क है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहा जाता है ना कथनी और करनी में फ़र्क होता है, ऐसा बहुत नेताओं ने करके दिखाया है। इसलिए जब आप, मतलब मैं ये बड़ा बेबाकी से कह रही हूँ, इसलिए जब कोई भी नेता जाता है ना, बहुत सी बार हमें सुनने को मिलता है कि हाँ आप चुनाव के वक्त आते हैं, फिर कोई आता नहीं, फिर कोई बोलता नहीं। और देश में उस नैरेटिव की शुरुआत वो भी मोदी जी ने की। ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 100 स्मार्ट सिटी बनी, ना बुलेट ट्रेन चली, ना रुपये डॉलर बराबर हुआ, ना 70 रुपये का पेट्रोल डीजल मिला, और फिर केजरीवाल जी ने शुरू की। मतलब दिल्ली में आप मानिए आज पेंशन बंद है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही, वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे टीचर हों, आंगनबाड़ी की, जो 6-6, 8-8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन वो नई घोषणा कर रहे हैं कि अब मैं पंडितों को तनख्वाह दूंगा। तो मौलवी खड़े हो जाते हैं कि हमें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और कैग की रिपोर्ट इस सब के बीच में कहती है कि 33 करोड़ रुपया आपने अपने घर की साज सज्जा में लगाया है कि नहीं ये बात। फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं केजरीवाल, उसमें ऐसे नल खोलते हैं कहीं तीसरी मंजिल पे टीसीएम के साथ खड़े होके, और कहते हैं कि दिल्ली में आप तो खैर नोएडा में रहते होंगे, पर कोई भी दिल्ली में आपका जो दर्शक होगा वो इस बात की पुष्टि करेगा कि दिल्ली में तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के धड़ाधड़ 24 घंटे पानी आता है। शाम की सप्लाई कहीं नहीं आती, बहुत इक्का दुक्का आती है। और सुबह मतलब जो पानी आता है बिना मोटर के ग्राउंड लेवल पर नहीं आ रहा हमारी विधानसभा में, और यहाँ के विधायक जल बोर्ड के मेंबर हैं, डिबेट भी करते हैं बैठ के, कभी पूछेगा उनसे अगर आ जाए तो। और वो कह रहे हैं इतना साफ पानी कि आरओ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगाओ और गटागट पी जाओ। तो मुझे वो याद आता है, फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग, 2004 वाला। जब जनता परेशान होती है ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, पानी नहीं मिल रहा, गंदगी, सीवर भरे पड़े हैं, सड़क टूटी है, छुट्टा जानवर, पार्किंग की समस्या, पोल्यूशन इतना है कि 4 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर ग्रैब 3 ग्रैब 4 लग जाता है, फिर वापस, और आप कह रहे हैं लंदन बना दिया जी, पेरिस बना दिया जी। तो ऐसे में ना अब जले पे नमक छिड़क रहे हैं, और अब जनता बहुत समझदार हो गई, किसी से कुछ नहीं कहती, सबकी सुनते हैं, सबके मान लेते हैं, लालच प्रलोभन सारी चीज़ें। और एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ, 2100 के फॉर्म भरवाए इन्होंने। तो मैं गई वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो एक महिला ने, इससे मैंने पूछा कि 2100 का क्या प्रभाव रहेगा, तो उन्होंने कहा कि फार्म तो भरवा लिया पर अकाउंट नंबर नहीं लिया, तो पैसा कहाँ देंगे। पर ये वादे तो आपने भी किए ना, पर हमने, बीजेपी ने भी किए, सबने उनको कॉपी करके इसी तरह के वादे कर दिए। हमने अगर किया तो हमने कर्नाटक में पिछले 2.5 साल 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को 2000 रुपया महीना दिया। इन्होंने पंजाब में अगर दिया हो तो एक करवा ले भगवंत। बीजेपी भी यही कह रही है, महाराष्ट्र और एमपी में दे के आ रही है। 400 रुपये का सिलेंडर, मैं मध्य प्रदेश में मीडिया इंचार्ज थी, और ये जो है ना, ये जो मामा और भाई, अब ये भाई बन गए हैं, चुनावी भाई,
और वो चुनावी मामा 400 रुपये, खैर उनको तो बाहर ही कर दिया मोदी जी ने, मोदी जी को तो अपने समकक्ष कोई चाहिए नहीं, तो वो बाहर हो गए मामा जो थे। पर 400 रुपये का सिलेंडर बोला था, कहाँ 500 रुपये का कहाँ मिल रहा है बताइए? किसी एक प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है, कहीं नहीं मिल रहा। आपके भी तो सारे वादे कहाँ पूरे हैं? हिमाचल में बताइए क्या किया आप? ये आपने वादे पूरे कर बड़ा दिए? अच्छा सवाल उठाया। देखिए, मैंने आपसे जब कहा ना कि शीला जी और अटल बिहारी वाजपेयी की जब 2 सरकारें थी तब काम हो जाता था, क्योंकि तब तक ना पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी। अब क्या हो गया ना कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है तो जीने नहीं देंगे, जीएसटी एरियर नहीं देंगे, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए के एरियर पड़े, कोई केंद्र सरकार से रिलीज नहीं हो रहे। और हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आ गई, लोगों के घर उजड़ गए, मर गए लोग, बेघर हो गए, सड़क पर आ गए। लेकिन हम पैसा राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करेंगे कि अगर पैसा चला गया और वादे पूरे हो गए तो हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। माने कि एक बात बताइए, जो वहाँ लोग मरे, जिनका घर टूटा, जिनके अपने लोग चले गए, वो ना तो कांग्रेसी थे ना भाजपाई थे, वो इस देश के नागरिक थे, आम इंसान थे। तो जब ये संघीय ढांचे पर प्रहार होता है ना, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन में, वो आपने डायलॉग सुना होगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो ये जनता चक्की पीसती रह जाती है, इसे कुछ नहीं मिलता। अभी आपकी राज्य सरकारों का जिक्र आया ना, तो मैं गिन रहा था और अचानक मेरे जहन में आया कि 3 सरकारें रह गई आपकी, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये एक गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी 10 साल से आईसीयू में है ना, इतने बुरे हालत है ना। ठीक है, 99 पे आप लोकसभा में आ गए, लेकिन कांग्रेस को 99 थोड़े सूट करता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 60 साल राज किया देश पे, ये तो आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी बुरे हाल में है? हम पिछले चुनाव से 2 गुने हो गए और वो 60-70 कम हो गए, तो उसमें भी आप ये नहीं देखेंगे ज्वार कहाँ है भाटा कहाँ है। अब आप उसमें ये कहेंगे कि अरे कांग्रेस को तो सूट नहीं करता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस को सत्ता में रहना ही सूट करता है, क्योंकि वो जनता को सूट करता है। 3 सरकारें रह गई। सुनिए, इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो जाएंगे स्थापना के। महीना मुझे याद नहीं है, पर 1925 में बना। 100 साल से जहर घोल रहे हैं, धीरे धीरे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसको हटाने में समय लगेगा। आज 100 हैं, अगले चुनाव में 200 होंगे। लेकिन हम, जो गांधी जी ने कहा था ना कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उस तक पहुंचना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति, किसी भाषा, किसी संप्रदाय, कुछ खान पान, कुछ वेशभूषा वाला हो, उस तक पहुंचना है। वो हम करते रहेंगे। और ये आप मानिए, मैं तो कहती हूँ, हमारा नारा जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ने के लिए मोहब्बत के फेविकोल से, तो हमारा नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा बताइए भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहता हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, सबका साथ, सबका विश्वास और क्या है, सबका विकास, सबका विकास, अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, ये 3 नारे हैं। और ये किसके, ये इमारत खड़ी किस पर है? बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, क्या गोली मारो सालों को, ये नैरेटिव है ना, इन्हीं लोगों का नैरेटिव है, किसी और का तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इतने बुरे हाल में नहीं होती तो इतने सारे नेता छोड़ के थोड़े जाते हैं आपके। आप ही के कॉलीग्स इतने सारे चले गए, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब बीजेपी की तरफ से टीवी पे दिखते हैं। आया राम गया राम जो शब्दावली है, ये क्या अभी आई है? ये आना जाना तो लगा रहता है। और देखिए, आना नहीं हो रहा है, जाना ही हो रहा है। नहीं, आना भी हो रहा है। उदित राज आए हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे, रवि किशन भी वहाँ से छोड़ के आए थे, वापस चले गए, अलग बात है। बहुत सारे ऐसे नेता गिना सकती हूँ। लेकिन फिर आप फ्लिप साइड देखिए, इतने नेताओं के जाने के बाद भी हमारी सीटें डबल हो गई और हम 100 सीटों पर पहुंच गए। इसी चुनाव से पहले तो गए सारे। रागिनी क्यों नहीं गई कहीं? विपक्ष में रहना आसान थोड़े होता है। हाँ, मतलब 2014 से आसान नहीं रहा, काफ़ी मुश्किल रहा। पर वो कहते हैं, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जब कुछ समझ ना आए, सब कठिन हो जाए, उससे और प्रेम करना जिससे अब तक करते आए। क्या बात है। तो ये देखिए, मेरा बड़ा प्रेम वाला नाता है। कभी नहीं जाएंगी कांग्रेस छोड़? मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगी, माना कि इनफैक्ट आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक ऐसे दौर आते हैं जब हताशा, निराशा थोड़ी होती है मन में, आपसे मैं वो शेयर भी करती हूँ। पर अगर कभी ये मन में सोचती हूँ कि मुझे इतने सालों में क्या मिला, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, मेरे पिताजी एक पत्रकार रहे, जनसत्ता में उन्होंने 27 साल नौकरी की। हम बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं।
और आज अगर मैं सड़क पे निकलती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, तो वो मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया। मुझे 29 साल की उम्र में, अब वो बात और है कि कांग्रेस का समय ख़राब हो गया और मुझे एमएलए का चुनाव लड़वाया। और वही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की जो एक पहचान है वो भी एनएसयूआई से, कांग्रेस पार्टी से मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक पिक्यूनरी बेनिफिट जैसा कोई एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अपनी पार्टी से नहीं हो सकता। और राजनीतिक दल आपका सेकंड होम है, माँ के समान है। और मान लीजिए माँ को तकलीफ है कोई, तो आप उसकी सेवा करके उसको अपने पैरों पर उसके लिए खून दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन उसको घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे या पीठ पे छुरा घोप के भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को कोई पसंद करता है क्या? तो वही एक मुझे लगता है यही दर्जा। तो आप तो दिल्ली में ही पैदा हुई ना? मैं पैदा जबलपुर में हुई। मैं अपने पिताजी की तरफ से जबलपुर की हूँ और मेरी माताजी जो हैं, मेरा ननिहाल झांसी में है। और मैं 1 साल की थी तब से मैं दिल्ली में हूँ। तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द हिंदी हार्टलैंड। मैं वो बिल्कुल हिंदी पट्टी वाली खालिश शुद्ध रूप से हिंदी भाषी ये हूँ। हालांकि हमारे यहाँ जो ये जबलपुर से झांसी की जो बेल्ट है वो बुंदेलखंड भी कहलाता है, एक तरीके से है नहीं बुंदेलखंड, पर वहाँ बुंदेलखंडी चलती है। सो तो पढ़ाई सारी दिल्ली में हुई? पढ़ाई वहीं की हुई, पर हम उतई के हैं। झांसी हमारा ननिहाल है और हमें बुंदेलखंडी थोड़ी बहुत आत है। तो यहाँ पर महोबा छतरपुर के बड़े सारे लोग हैं झांसी के, तो मैं उनको बताती हूँ कि मौड़ी को ही वोट देना है, हम ही उद्धार करें और को न करे ते को। अच्छा, आपने दिल्ली में स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज किया तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाई की थी वहाँ? इंग्लिश ऑनर्स। मैंने किरोड़ी मल से इंग्लिश ऑनर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया। और ये मैं इस बात के लिए बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का समय था, जब सारे स्टूडेंट लीडर्स ज़्यादातर बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से आते थे। मैं इंग्लिश ऑनर्स करके मैंने 5 साल अपना कॉलेज टॉप किया किरोड़ी मल, और उसके साथ उसी दौरान मैं डूसू सेक्रेटरी भी बनी, डूसू प्रेसिडेंट भी बनी। और तभी से कांग्रेस से जुड़ गई थी? हाँ, मतलब मैं 2001 से कांग्रेस में हूँ, तो अब 25 मुझे। तो कैसे जुड़ी? कौन लाया था पॉलिटिक्स में? मैं अपने कॉलेज का जब मैं एडमिशन फॉर्म भर रही थी तब साथ में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की। वो खुद ही की या किसी ने? नहीं, खुद ही की, क्योंकि वो मेरे पापा भी थोड़ा जो वो लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स वाले हमेशा रहे, कांग्रेस माइंडसेट। हाँ, तो मुझे ये था कि मैं अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की हेड गर्ल बनना चाहती थी, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होता था, तो मुझे हेड गर्ल बनने का मौका नहीं मिला। और मुझे ये मालूम था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, तो शुरू से मुझे ये था कि मुझे जीत कर आना है। तो मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की, मैं अपने कॉलेज यूनिट की प्रेसिडेंट बनी किरोड़ी मल की। और उसके बाद मुझे सबसे पहले प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया गया 2002 में, जो मैं नकुल भारद्वाज से हारी 1300 वोट से। और जनरली ये होता है कि हारने के बाद कोई घर बैठ जाता है, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। तो मैं लगी रही। उस वक्त बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जुबली हॉल का, उसका केस आज भी चल रहा है 2002 में। तब पुलिस ने बड़ा हम पे आंसू गैस छोड़ी और बहुत पिटाई भी हुई। हमने वीसी ऑफिस में काफ़ी हुड़दंग भी मचाया था। तो उस समय तो कांग्रेस के, हाँ, कांग्रेस के नेता उस समय जो बड़े नेता थे, राहुल गांधी तो तब एक्टिव नहीं थे इतने, उसके तुरंत 2001-2002 में, थोड़े दिनों बाद। तो सोनिया जी को देखकर आप प्रभावित हुई थी? बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं आपको, सोनिया जी ने डूसू से निकलकर जो लड़कियां प्रेसिडेंट बनी, चाहे वो शालू मलिक हो, अलका लांबा हो, नीतू वर्मा हो, मैं खुद हूँ, अमृता धवन हो, वो एक दौर था जब डूसू प्रेसिडेंट लड़कियां बनती थी। अब तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और मैं जब चुनाव जीती तो हम 4 पोस्ट पे जीते। जब मैं सेक्रेटरी लड़ी, रोहित चौधरी नांगलोई से लड़ रहे हैं, वो तब अध्यक्ष थे, तब भी 4 सीटें हम जीते। और हाँ, मैं वही आपको बता रही थी, तो 1 साल मैंने मेहनत की। और दोबारा जब मैं लड़ी तो परसेंटेज ऑफ वोट का अगर आप देखें तो आई होल्ड द रिकॉर्ड टिल डेट। 30,000 वोट पोल हुआ, जिसमें से 9 कैंडिडेट्स में मुझे 20,500 वोट मिले। एबीवीपी के लिए कहा जाता था कि 5,000 से वो शुरू करते हैं, हमने वो 5,000 में भी सेंधमारी कर दी थी, और मैं करीब 17,000 वोट से वो चुनाव जीती थी। तो वो कहते हैं कि दिल में जो आग हो, नहीं, दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, और सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। आगे अगर देवानंद के फैन हो तो एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। किसके घर के सामने घर बनाना? ओके, एक सवाल जो हमारे पास अक्सर डिमांड आती है कि आप प्रवक्ताओं से ज़रूर पूछिएगा, वो ये कि हालांकि मैं भी जानता हूँ कैमरे के पीछे क्या होता है। लोग कहते हैं जो टीवी पे लड़ाई होती है वो प्रवक्ताओं से असल की लड़ाई हो जाती है, उनसे रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गाली गलौज तक हो जाती है। इसके एंकर्स के या प्रवक्ताओं के आपस? प्रवक्ताओं की आपस में। वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी भी बहुत लड़ाई होती है? सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं,
और हम कभी भी मिलते हैं शादी में, किसी फंक्शन में, या कहीं पॉलिटिकली भी कहीं मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी बातचीत होती है। पर कुछ, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं कि कटुता कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मैं ये मानती हूँ, जैसा पंडित जी कहते थे कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि कटुता बढ़ जाती है। आपको भी याद होगा कि एक बार आपने मेरी और गौरव भाटिया की अपने स्टूडियो में ही, सुलह तो नहीं कहूँगी, पर कोशिश की थी, हाँ, बातचीत करवाई थी। सेल्फी भी लेकर वो किया था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, पर ताली दो हाथ से बजती है मानक। कई बार दूसरा हाथ नहीं होता, तो आप कितनी देर तक ऐसे ऐसे टटोलते हैं। नहीं, आप भी अक्सर आपा खो देती हैं डिबेट्स में, हमने भी देखा है। आपकी पार्टी के कई प्रवक्ता भी खो देते हैं। ऐसा लगता है अभी नॉर्मल हो गया है डिबेट। नहीं, आप अगर अनुपात निकालेंगे तो आप मेरे 1-2 बार से ज़्यादा ये नहीं निकाल पाएंगे जब कभी। और मैंने गाली किसी को नहीं दी, कभी किसी को नहीं दी। एक चीज़ जिसके ऊपर बड़ा ये होता है, हाँ, एक वीडियो था ना वो जो, तो उसमें जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चपरासी, उसका बाप चपरासी। तो उसके रिटेलिएशन में मैंने वो शब्द कहा, क्योंकि आपने पीएम को चोर कहा था। और मैंने कहा वो ये तो तभी शुरू हुआ था ना, ये तो चौकीदार चोर है, वहीं से शुरू हुआ था। वो एक नारा था। अगर मैं कहती हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, और मोदी जी की इतनी लंबी दाढ़ी है, तो भाजपा प्रवक्ताओं से अपने ऊपर ले लें, तो ये तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। चौकीदार चोर है वॉज अ फ्रेज। हमने कहा चौकीदार चोर है, सारे भाजपाइयों ने कह दिया मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो अब मैं क्या करूं? पर नाम लेके मैंने क्या कभी ये कहा कि मोदी जी चोर हैं या अमित शाह? उसके लिए राहुल गांधी को माफी भी तो मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट। अगर भाजपा का प्रवक्ता मेरे नेता को खड़ा होकर कहेगा कि उसका बाप चपरासी, हालांकि मैं चपरासी होने में कोई बुराई नहीं है, चपरासी भी अपनी मेहनत से काम करता है, रोटी कमाता है, सब करता है, और अगर वही शब्द मैं उसे कह दूं तो मैं तो बुरी हूं। लेकिन शुरुआत कर, देखिए मैं गलत बोलने की शुरुआत कभी नहीं करती। आप किसी भी डिबेट, लेकिन कोई गलत बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहती हूँ। मैं अपने नेता के खिलाफ कुछ नहीं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से मैं देती हूँ। हालांकि मैं उसमें भी सौम्य होने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अंततः मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है ना, वो ये गाली गलौच नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। कोई पसंद नहीं करता। हम जो एक इकोसिस्टम में रहते हैं मानक, कांग्रेसी खुश हो जाएंगे या भाजपा ही खुश हो जाएंगे कि राहुल गांधी के लिए उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन जनता, अब मनमोहन सिंह जी के लिए जब अडवाणी जी ने कितनी बार कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे नहीं है, तो इंडिया शाइनिंग यूं धप्प से आके नीचे गिरा, और मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल जब बेचारा होके माफ़ी मांगते रहते हैं जनता से, अरे गलती कर दी, माफ़ कर दो, गलती कर दी, माफ़। तो देश की जनता का दिल बड़ा विराट है, और मुझे लगता है कि इसको समझ में रख के ये कम होना चाहिए। आप मुझसे कहें, मैं भी कोशिश करती हूँ। ये किसी को ये वो कहते हैं कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती ज़बान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी ज़बान में। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, इसका पालन करना। मोहब्बत की दुकान, ठीक है। अब रैपिड फायर राउंड, ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी, रेडी? जी ओके, रैपिड फायर राउंड। रागिनी नायक, पहला सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है? बिल्कुल, क्या आम आदमी पार्टी करप्ट है? पूरी तरह से करप्ट है, और झूठी है, और ढोंगी है, और पाखंडी है। क्या अरविंद केजरीवाल को सीएम बनना चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से भी नहीं बन सकते, और वैसे भी वो एक मौलिक अधिकार और नैतिक अधिकार खो चुके हैं। क्या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस गलत था? मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो दिल्ली में हमने पहला अलायंस किया, उससे इनको एक ऑथेंटिसिटी मिली, एक क्रेडिबिलिटी मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। और लोकसभा में जो अलायंस किया वो? लोकसभा का अलग मामला है, वो सिर्फ केजरीवाल से अलायंस नहीं है, वो इंडिया गठबंधन है। केजरीवाल को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? -10। -10। शीला दीक्षित को 10 में से कितने नंबर? उनको 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, और आज वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो पूरी दिल्ली की जनता की। सुषमा स्वराज को 10 में से कितने नंबर? सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं था, पर जिस तरीके से वो प्याज के चलते मुख्यमंत्री से पद से हट गई, मुझे लगता है कि शायद उन्हें और मौका मिलता तो वो कुछ अच्छा काम दिल्ली के लिए कर सकती। क्या शीला दीक्षित के साथ केजरीवाल ने अन्याय किया? मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी साजिश रची, और जिसके तहत, जैसा कि संदीप दीक्षित जी कहते हैं कि मेरी माँ का पॉलिटिकल मर्डर करने वाले केजरीवाल है, और उसके लिए मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। केजरीवाल ने मनमोहन सिंह से भी अन्याय किया? केजरीवाल जी के मुंह में जो आता है वो बोलते जाते हैं, और जिस तरीके से वो तमाम नेताओं के, जो बड़े नेता कद्दावर नेता रहे कांग्रेस पार्टी के भी, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो क्षमा के योग्य ही नहीं है। अन्याय तो बहुत छोटा शब्द है। मनमोहन सिंह से अन्याय क्या बीजेपी ने भी किया, मीडिया ने भी किया, आपको लगता है यूपीए 2 के दौरान? उन्होंने जो बात कही ना कि हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी, मुझे लगता है वो बिल्कुल सच बात है। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो
बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में महारत हासिल करते थे। और मुझे सबसे ख़राब जो लगा मानक, क्योंकि रैपिड फायर है पर मैं फिर भी जल्दी से कहूँगी, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जीएसटी और नोटबंदी के कारण 2% जीडीपी गिरेगी। और मोदी जी ने संसद में खड़े होकर जो उपहास उड़ाकर कहा था कि ये प्रधानमंत्री तो रेनकोट पहनकर नहाता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अपमान सूचक बात मनमोहन सिंह जी के लिए नहीं कही गई। क्या राहुल गांधी से भी देश में अन्याय हो रहा है क्या कई सालों से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की छवि को बहुत धूमिल करने की कोशिश की गई। पर वो कहते हैं कि ना राहुल गिरे, ना राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो अब स्पष्ट होता मैं मीडिया की तरफ से पूछ रहा हूं ये बात, बीजेपी पर तो आप लगाते ही हैं आरोप। अब क्या मीडिया भी राहुल गांधी से अन्याय करता है? मुझे ये लगता है कि मीडिया मोदी जी से कड़े सवाल कभी नहीं पूछता और इसीलिए कहीं ना कहीं एक संलिप्तता सी नजर आती है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी कहती है मोदी जी से अन्याय हुआ है इस देश में, और मोदी जी कहते हैं मुझे गाली पड़ती है, पिछले 20 साल से पड़ रही है लगातार। देखिए, ये मोदी जी का तो मुझे ये लगता है कि उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप टॉनिक क्या लेते हैं, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। अगर ये सवाल अन्याय वाले सवाल हैं तो फिर तो अन्याय की परिभाषा ही बदल देती है। देश की मीडिया को 10 में से कितने नंबर देती है? देखिए, इस वक्त तो मैं मीडिया को 3 नंबर दूंगी या 4 नंबर, सिर्फ कुछ उन लोगों के लिए जो आज भी इस बात को मानते हैं कि खींचो न क्या है वो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर्तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो मीडिया को उस जगह पर पहुंचना चाहिए। और जो मेरे पिताजी कहते थे कि मीडिया की कलम, पत्रकार की कलम से तब झुकती है जब उसे लिखना हो, उस गरिमा पर वापस पहुंचना चाहिए। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? आपके तो बहुत सारे रहे। पंडित नेहरू। नेहरू जी। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर? शीला जी। ओके। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी जी का जो सरल स्वभाव है ना, वो बहुत पैठ करता जा रहा है। और प्रियंका जी पहली बार सांसद बनी है, मुझे लगता है उनको समय देना चाहिए। पीएम मटेरियल टाइप का जो शब्दावली है वो मैं नहीं कहती, पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जो जोड़ी है ना, उसने रातों की नींद उड़ा दी है बहुत लोगों की, ये मैं जरूर कहती हूँ। बेस्ट स्पीकर आप किसे मानती हैं देश में? सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है जिसको सुनना आपको भी पसंद? मुझे प्रियंका गांधी लगते हैं, क्योंकि उनकी बात ना दिल से निकलती है और बिल्कुल दिल से दिल का कनेक्ट होता है। मतलब जब मोदी जी 56 इंच की बात कर रहे थे तो मुझे याद है कार में जाते हुए उन्होंने कहा कि देश 56 इंच के सीने से नहीं चलता, दरिया दिली से चलता है। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। सबसे करप्ट नेता कौन है? इस वक्त तो मुझे लग रहा है केजरीवाल ही है। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? पहले मुझे लगता था मोदी जी हैं, और मैं हमेशा कहती थी मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। पर केजरीवाल अब उनको भी पछाड़ने के लिए रेस में बड़े फर्राटे के साथ दौड़ रहे हैं। देश का सबसे बहादुर नेता कौन है? राहुल गांधी। सबसे मेहनती नेता कौन है? वो भी राहुल गांधी। वो कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो 4000 किलोमीटर मानक, मैं कहती हूँ 4 किलोमीटर चले केजरीवाल और मोदी जी ये नारा लेके कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, तो मैं उनको सलाम कर लूंगी। देश का सबसे पॉपुलर लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चर्चित और लोकप्रिय में फर्क है। चर्चित नेता मोदी जी हैं, पर लोकप्रिय नेता राहुल गांधी। जिसको वोट मिलता है वही लोकप्रिय होगा। वोट तो बहुत समीकरण होते हैं। अच्छा, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है? कौन रहे आज तक? मुझे लगता है पंडित नेहरू। देखिए, पंडित नेहरू के लिए तो ये कहा जाता है, एक बड़ा अच्छा, मैं एक छोटा सा, आपने क्योंकि प्रधानमंत्री की बात की, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक जब पहली संसद बैठी देश की और प्रधानमंत्री निकलकर पंडित जी बाहर आ रहे थे, तो एक महिला ने उन्हें रोका। पहले नेता एक्सेसिबल होते थे, सिक्योरिटी वगैरह का इतना झंझट होता नहीं था, और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल, तुम्हें तो प्रधानमंत्री का पद मिल गया और देश को आज़ादी मिल गई, संविधान मिल गया, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हें इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार मिला। दंगाइयों के बीच में घुस जाते थे, कॉलर पकड़ के कहते थे क्या कर रहे हो, दुनिया देख रही है। सबसे बहादुर, सबसे लोकप्रिय, इस देश को बनाने वाले, लोकतंत्र को, संविधान को स्थापित करने वाले पंडित नेहरू। क्या हिंदू खतरे में है देश में? जैसे मोदी जी का राज आया, हिंदू खतरे में हो गए। मोदी जी से पूछना चाहिए। और जो अखंड भारत की बात करते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि 40 करोड़ मुसलमान भी तो आएंगे। क्या मुस्लिम खतरे में है? मुझे ऐसा लगता है कि ये खतरा दिखाकर, हवा बनाकर कौमों को आपस में लड़वाने का जो काम हो रहा है, वो सबसे खतरनाक काम है।
पर संविधान लोकतंत्र तो खतरे में है ना 10 साल से। ये संविधान, अब आप एक बात बताइए, जो खुद ही ये नारा दें कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, तो क्या ये कहा नहीं जाएगा कि संविधान खतरे में? अगर मोहन भागवत कहें कि आरक्षण की और संविधान की समीक्षा करनी चाहिए, पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, और यही संघी जब संविधान लागू हुआ देश में तो जलाते थे उसे, और मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते थे। तो संविधान आज से खतरे में नहीं है, ये संघी जब तक रहेंगे तब तक खतरे में रहेगा। अब मैं कुछ नाम लूंगा, कम शब्द। अरे आओ, इतना बड़ा रैपिड फायर है। बस हो गया, कम शब्दों में बोलना है, लेकिन क्योंकि आपको रोकना मुश्किल होता है, आपको इतना आता है अंदर से, वो लंबा हो जाता है। अरविंद केजरीवाल। कट्टर बेईमान। आतिशी। निराशाजनक। राघव चड्ढा। चॉकलेट बॉय। संजय सिंह। नाम बड़े पर दर्शन छोटे। कुमार विश्वास। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे लगता है कुमार विश्वास वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी धारणाएं कहीं ना कहीं गलत साबित होती जा रही हैं। संदीप दीक्षित। जुझारू। शीला दीक्षित। महान मुख्यमंत्री। राहुल गांधी। इस देश के सबसे जोश जुनून जज्बे वाले, सबसे बहादुर, सबसे जुनूनी नेता। सोनिया गांधी। त्याग और गरिमा की पराकाष्ठा। प्रियंका। साहसी, सरल, बेहद बेहद प्रभावशाली और बेहद संवेदनशील। रागिनी नायक। अब अपनी तारीफ कैसे करूं मानक? खुद को बयां करना हो एक दो शब्दों में तो। देखिए, मैं कांग्रेस की सिपाही। गांधी नेहरू की सिपाही, और कांग्रेस की एक बहुत ही वफादार कार्यकर्ता। संबित पात्रा। लफाज। सांसद बन गए हो। कोई बात नहीं, पर लफाजी तो करते हैं, आप भी मानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी। परिपक्व वक्ता। ओके। नरेंद्र मोदी। जुमलेबाज। अमित शाह। अब मैं तड़ी पार कहूंगी तो लोगों को बुरा लग जाएगा, पर बड़े ही निष्ठुर और संवेदन शून्य नेता। जेपी नड्डा। मजाक है। मल्लिकार्जुन खड़गे। कद्दावर और प्रभावशाली, और इस उम्र में जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ। ओवैसी जी। आरएसएस का छोटा पैकेट। अखिलेश यादव, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक हिम्मती और प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता हैं। मुझे अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर पसंद है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रागिनी, वेल प्लेड। और अब आप मुझे कितने पॉइंट्स देंगे या जनता पे छोड़? जनता देगी। अब यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह रागिनी नायक को दर्शक नंबर देंगे कमेंट्स में लिख के। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया इंटरव्यू। मुझे भी बहुत मजा आया, और मुझे लगता है 1 घंटे का समय पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू सो मच।